स्थापना के समय पर वायसराय कौन आ चुके हैं? मिंटो सैकिन। मैंने आपसे कहा जब ऑलरेडी पहले कांग्रेस पार्टी थी और कांग्रेस पार्टी में हिंदू और मुसलमान साथ में रहकर देश को आज़ाद कराने के लिए मूवमेंट कर रहे थे, तो सबसे पहली बात तो यह है कि कांग्रेस पार्टी से अलग होकर एक नई राजनीतिक पार्टी का गठन किया गया। इसका कारण क्या था? तो कारण कुछ नहीं था भैया, क्या लस्सी तो भाई वगैरह आप ही लोग मास्टर गलत ना सुनिए भैया, तो यहाँ पर क्या होता है, मुसलमानों का एक नेता 1 अक्टूबर 1906 को अपने कुछ मुसलमान साथियों को साथ देकर उस समय के वायसराय मिंटो सैकिन से जाकर कहाँ मिला? जो ग्रुप मिला था उसे नाम क्या दिया गया? नॉर्मली मिला। नॉर्मली मिलने के बाद इस एच आगा खान ने किस चीज की मांग करी? तो उसने मांग की पृथक निर्वाचन क्षेत्र की। फोर मतलब किसके लिए? तो मुस्लिमों के। क्या मांग करी? यानी कि जैसे आज देखते हैं आप, जब कहीं पर अभी विधानसभा के चुनाव हुए, कुछ विधानसभा की सीटें ऐसी थी तो स्पेशली SC ST के लिए रिजर्व होती हैं, वहाँ से SC ST कैंडिडेट ही चुनाव लड़ता है। ऐसी क्या था? तो यहाँ पर H आगा खान ने उस समय के वायसराय मिंटो सैकिन से शिमला में जाकर इस चीज़ की मांग करी कि मुसलमानों के लिए अलग से निर्वाचन क्षेत्र की घोषणा की जाए, यानी कि भारत में कुछ क्षेत्र ऐसे घोषित किए जाएं जहां पर मुसलमान कैंडिडेट ही चुनाव लड़े, यानी कि उनके लिए रिजर्वेशन की मांग करें। मिंटो सैकिन मन खुश हुआ। क्यों खुश हुआ? आपने बंगाल विभाजन देखा। बंगाल विभाजन को करने का उद्देश्य क्या था? हिंदू और मुसलमानों का विभाजन करना। लेकिन जब बंगाल के लोगों ने शोक दिवस, मैत्री दिवस या रक्षाबंधन दिवस बनाया तो कहीं ना कहीं वो बंगाल के विभाजन को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं जो सोच कर्जन की थी वो कर्जन की सोच कामयाब नहीं हो पा रही थी। तो जब मिंटो सैकिन से मुसलमानों ने अलग से पृथक चरण ली तो वही सोच जो कर्जन की थी वो पूरी होती नजर आएंगे। अरे जब आप लोगों ने कहा कि बंगाल का विभाजन गलत हुआ है, तो बंगाल का विभाजन गलत होने के कारण हिंदू और मुसलमानों ने उसका विरोध किया। तो सीधी सी बात है, अंग्रेजों ने अपने किए हुए कार्य को सफलतापूर्वक पूर्ण न होने का आश्वासन मिला। लेकिन जब क्या हुआ, जब मुसलमानों ने अपने लिए अलग से क्षेत्र मांगा तो क्या हुआ? तो कहीं ना कहीं मिंटो सैकिन खुश हुआ और मिंटो सैकिन ने उनकी इस बात का समर्थन किया। लेकिन समर्थन करने से पहले, समर्थन करते हुए कहा कि मैं आपके पृथक निर्वाचन क्षेत्र का समर्थन करता हूं, लेकिन सबसे पहले आप एक काम कीजिए, कांग्रेस पार्टी से अलग होकर एक नई पार्टी का गठन करो। क्योंकि अगर अब मैं मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था की घोषणा कर देता हूं तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी जो है उसमें इंटरफेयर करेगी और कांग्रेस पार्टी उन मुसलमानों को चुनाव में टिकट देगी जो उनके हितैषी होंगे, तो कहीं ना कहीं आपका हरासमेंट होगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, उसने इनकी बात का समर्थन किया और क्या कहा मिंटो सैकिन ने कि आप अलग पार्टी का गठन करो। और जब इसके सुझाव पर क्या होता है तो यहाँ पर 30 दिसंबर 1906 कहाँ पर? ढाका, कांग्रेस पार्टी से अलग एक नई पार्टी का गठन कर दिया गया जिसका नाम रखा मुस्लिम लीग। और मुस्लिम लीग की स्थापना करने वाला कौन था? तो मिस्टर सलीमुल्लाह था। अब ध्यान दीजिए भाई, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग करने वाला, मुस्लिम लीग की स्थापना करने वाला, ठीक है ना। अभी हमने कांग्रेस पार्टी की स्थापना पढ़ी। कांग्रेस पार्टी की स्थापना करने वाला कौन था? हर साल कांग्रेस पार्टी का अधिवेशन होता था। 1885 में ही पहला अधिवेशन हुआ। कहाँ पर हुआ? तो बम्बई में हुआ। और उसकी अध्यक्षता करने वाला कौन था? तो मिस्टर WC बनर्जी। कहते हैं ना, कांग्रेस पार्टी का पहला अध्यक्ष कौन था? तो कांग्रेस पार्टी का संस्थापक कौन था? ऐसी क्या है, अगर हम बात करें मुस्लिम लीग का संस्थापक कौन था? मुसलमानों के लिए अलग चुनाव की मांग करने वाला कौन था?
अब देखिए, जिस तरह से हर साल कांग्रेस पार्टी का अधिवेशन होता था, उसी तरह से निर्णय लिया गया कि हर साल मुस्लिम लीग का भी अधिवेशन होगा। तो जैसे पहला अधिवेशन 1885 में हुआ, तो इसका भी पहला अधिवेशन कब होगा, यानी कि 1906 में ही क्या हुआ, मुस्लिम लीग का फर्स्ट अधिवेशन भी हुआ। और इस फर्स्ट अधिवेशन में ये कहाँ पर हुआ था, तो ये भी हुआ था मेरे भाई ढाका में ही। तो कोई ना कोई तो अध्यक्ष बना होगा, तो उसका अध्यक्ष कौन था, तो उसका नाम था मुश्ताक हुसैन। यहाँ पर सीधा सीधा क्वेश्चन पूछता है कि मुस्लिम लीग की स्थापना के समय पर भारत का वायसराय कौन था, तो वायसराय कौन है मेरे भाई, मिंटो हुसैन थे। मुसलमानों के लिए अलग से निर्वाचन क्षेत्र की मांग किसने करी, मुसलमानों के लिए मुस्लिम लीग की स्थापना किसने करी, मुस्लिम लीग का पहला अध्यक्ष कौन था, ये ध्यान देना है। पहला अधिवेशन कहाँ पर हुआ है, ढाका में हुआ। कब हुआ था, तो 1906 में हुआ। अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति कौन थे, तो मिस्टर मुश्ताक हुसैन। दूसरी बात, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई, तो 30 दिसंबर 1906 को हुई। कहाँ पर हुई, ढाका में हुई। करने वाला कौन था, सलीमुल्लाह खान। पहली बार मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग किसने करी, HHR ने कब करी, 1 अक्टूबर 1906। खत्म, टॉपिक खत्म, बहुत छोटा। ये कोई टॉपिक तो ऐसा होगा जैसे बंगाल का विभाजन था, तो स्टार्टिंग क्लास में थोड़ा सा इसके टाइम लेना पड़ा। नहीं तो बहुत से टॉपिक ऐसे होंगे कि एक दिन में 3-3, 4-4 टॉपिक खत्म होंगे। और कुछ टॉपिक ऐसे होंगे कि 10 दिन में एक टॉपिक खत्म होगा। क्योंकि जब हम सलमान खान को पढ़ेंगे, तो सलमान खान ऐसा व्यक्ति होगा कम से कम अकेला 4 दिन ले जाएगा। महात्मा गांधी 4 दिन ले जाएंगे, महात्मा गांधी खत्म हो जाएंगे। तो कुछ टॉपिक ऐसे होंगे जो 4-4 दिन चलेंगे, कुछ टॉपिक ऐसे होंगे कि एक दिन में 4-4, 5-5 घंटे होंगे। अब देखिए, सीधा सा पूछ लिया। अब हमने कल बताया था कि इसमें हमने एक टॉपिक और ऐड करके चले थे, कौन सा था, कांग्रेस का अधिवेशन। तो सीधी सी बात है, जब 1905 का बनारस में हुआ था, तो 1906 का भी हुआ होगा। तो 1906 का अगला टॉपिक क्या है, 1906 का कांग्रेस अधिवेशन। कांग्रेस अधिवेशन। एक बात ध्यान देना भाई आप लोग, ये कांग्रेस पार्टी में जो आपकी मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी ना, ये कांग्रेस पार्टी का पहला विभाजन था। कांग्रेस पार्टी का पहला विभाजन था। आपको बताना चाहता हूँ क्वेश्चन क्या आया था। क्वेश्चन है ऑप्शन नंबर 1, सूरतपुर। ऑप्शन नंबर 2, स्वराज पार्टी की स्थापना। ऑप्शन नंबर 3, मुस्लिम लीग की स्थापना। ऑप्शन नंबर 4, पूर्ण स्वराज की मांग। और क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन क्या था, निम्न में से कौन सा भिन्न है, निम्न में कौन भिन्न है। क्वेश्चन था ये, बस निम्न से कौन सा भिन्न है, और ऑप्शन दिए हुए थे ये जी। कुछ पता लग रहा है, आप लोगों ने नहीं पढ़ा, ध्यान देना है। देखो, निम्न से भिन्न से मतलब क्या है। आपने देखा मुस्लिम लीग की स्थापना हुई है, क्या कांग्रेस पार्टी में विभाजन हुआ है, नहीं हुआ है। कांग्रेस पार्टी में विभाजन हुआ जब तो अलग से एक पार्टी बनी नॉर्मली। जब हम लोग आगे बढ़ेंगे सूरतपुर में भी क्या हुआ था, कांग्रेस का विभाजन नहीं हुआ। आगे बढ़ेंगे हम स्वराज पार्टी की स्थापना 1923, ये भी क्या था, कांग्रेस पार्टी से अलग होकर एक नई पार्टी का गठन हुआ। जबकि पूर्ण स्वराज की मांग में कांग्रेस पार्टी का विभाजन नहीं था। तो ये तीनों के तीनों क्या है, ये तीनों के तीनों भाई लोग, ये क्या है, ये कांग्रेस का विभाजन था। जबकि विभाजन नहीं है कौन सा, तो ये नहीं है। और इसमें से भिन्न कौन सा हो गया, कांग्रेस पार्टी में 1885 से लेकर 1947 तक 4 बार विभाजन होंगे। और 4 विभाजन में सबसे पहला विभाजन क्या है, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906, दूसरा होगा सूरतपुर 1907, तीसरा होगा स्वराज पार्टी की स्थापना 1923, और चौथा होगा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939। हम टॉपिक सारे पढ़ेंगे। तो ये क्वेश्चन था निम्न से कौन सा भिन्न है। दूसरी बात को साइड में लगानी थी,
तो अब ये सब पूरा होने के बाद बहुत ही आसान क्वेश्चन नजर आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, देखो एग्जामिनर जब भी क्वेश्चन पेपर देगा 60% 70% क्वेश्चन ऐसे होंगे जो सभी कर सकते हैं, 70 से 80% क्वेश्चन ऐसे होंगे जो नॉर्मली व्यक्ति जो है लगभग 70 से 80% करेंगे, लेकिन 80 से लेकर और 100 तक पहुंचने के लिए मुश्किल से 4 या 5% क्वेश्चन ही होंगे जो कर पाएंगे। यानी कि कहने का मतलब ये है आखिरी के 10 या 12 क्वेश्चन जो है वो सबसे ज़्यादा कंपटीशन क्रिएट करते हैं। आप यहाँ पर पढ़ने के लिए आए हैं, सिर्फ वो 8 से 10 क्वेश्चन ही पढ़ने के लिए आए हैं जो आपको भीड़ से अलग करने का काम करेंगे। अगर नॉर्मली मैं कहूँ, आपने सपोज देख करो किसी क्वेश्चन पेपर में 100 क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन में तो सही में 50 क्वेश्चन तो ऐसे होंगे जो पोस्टपोन होंगे, सभी लोग करेंगे। 60 क्वेश्चन वो करेंगे जो कुछ पढ़ रहे होंगे, और 70 से लेकर 80% क्वेश्चन तक वे करेंगे जो टॉप पढ़ रहे होंगे बढ़िया, और 80 से लेकर 100 तक तो शायद ही कोई पहुंचता है। हम भी अपने आप को अगर बात करें तो जीएस में हम लोग भी अपने आप को 85% या 90% को खत्म कर देते हैं, क्योंकि उससे आगे का पोर्शन वो बिल्कुल भिन्न हो जाता है, वो हमारी पकड़ से बाहर होता है। क्योंकि एग्जामिनर करता ही ऐसा है, 8-10 क्वेश्चन ऐसे डाल देता है जो बिल्कुल लीक से हटकर होते हैं, और वो तुक्के की बात है, हो सकता है हमने वो पढ़ा भी हो और हो सकता है हमने ना भी पढ़ा हो। अब आप एक चीज सोच के देखिए, सबसे पहले कभी एक क्वेश्चन आया था कि महात्मा गांधी निम्न से किससे संबंध रखते थे। ऑप्शन नंबर ए था H2SO4, ऑप्शन नंबर बी था CO2, ऑप्शन नंबर सी था NaCl, ऑप्शन नंबर 4 डी क्या था तो H2O, ये था। अब ये क्वेश्चन बिल्कुल नॉर्मल हो चुका है, लेकिन आप सोच के देखिए जब ये क्वेश्चन पहली बार आया होगा तो कितना विवादित क्वेश्चन बना होगा। लोगों ने यहाँ तक कहना बंद कर दिया होगा कि गांधी को तो केमिस्ट्री आती नहीं थी, लेकिन सही मायने में जब क्वेश्चन हम निकल कर आया, NaCl बोले तो सोडियम क्लोराइड बोले तो नमक, तो नमक से होते गांधी आता तो क्वेश्चन निकलता। लेकिन जब पहली बार आया होगा तो सैकड़ों बच्चों ने सिर्फ डिलीट किया होगा, लेकिन अब ये नॉर्मल रूटीन में है तो अब क्वेश्चन नॉर्मल हो गया बिल्कुल, ठीक है ना। तो यही है, तो 10-12 क्वेश्चन ऐसे होते हैं 100 में कि वो बिल्कुल रूटीन में नहीं होते, बिल्कुल लीक से हटकर होते हैं। उन्हीं क्वेश्चंस को क्या है, वही क्वेश्चन हमारे मेरिट बताते हैं और कुछ नहीं। कहते हैं ना भैया एक क्वेश्चन से रुक गया या 2 क्वेश्चन से रुक गया, ये 2 क्वेश्चन में जुगाड़ ही वो हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो नहीं। और सही में बात करें कि जीएस एक ऐसा क्वेश्चन है मेरे अकॉर्डिंग ये सबसे कम समय में सबसे ज़्यादा नंबर लेकर आता है। अगर आपको जीएस का क्वेश्चन आता होगा तो विद इन 1 सेकंड में हो जाएगा, नहीं तो आपको सोल्व तो करना ही ना, सोल्यूशन तो उसका है ही नहीं, आता होगा तो हो जाएगा, नहीं तो नहीं आएगा। तो सबसे कम समय में मैं मानता हूँ ये सबसे ज़्यादा नंबर गेन करने वाला सब्जेक्ट। और ये भी कड़वा सच है कि बिना जीएस के कुछ होने वाला है नहीं। 50% में अकेले जीएस और 50% में सारा का सारा आपका अन्य सिलेबस। तो अगर आप ये सोचो कि इसके अभाव में कोई काम कर लोगे तो इसके अभाव में नहीं होने वाला, इसलिए पढ़ना जरूरी होगा। चलिए, तो मैंने कहा ये चीज़ हो गई। अब बात चलते हैं, जिस साल मुस्लिम लीग की स्थापना हुई तो उस समय पर कांग्रेस का अधिवेशन तो हर साल होता था। तो क्वेश्चन क्या है, मुस्लिम लीग की स्थापना के समय पर कांग्रेस अधिवेशन कहाँ पर हुआ? तो ये कहाँ पर होता है? तो मेरे भाई कलकत्ता में। और कलकत्ता में कोई ना कोई अध्यक्ष बना होगा, तो अध्यक्ष बनने वाले कौन थे? मिस्टर दादा भाई नौरोजी। तो दादा भाई नौरोजी यहाँ पर अध्यक्ष अपॉइंट हुए, और ये दादा भाई नौरोजी कांग्रेस पार्टी के पहले व्यक्ति थे जो 3rd टाइम अध्यक्ष बने। 3rd टाइम अध्यक्ष बने। 1885 से लेकर हमारे देश के आजाद होने तक 1947 तक सिर्फ 2 ही व्यक्ति ऐसे रहे हैं जो 3 बार अध्यक्ष बने, जिसमें सबसे पहले व्यक्ति कौन थे? जबकि दूसरे व्यक्ति कौन है? उनका नाम है मिस्टर A.P. नेहरू। क्या बोला? भीमराव अंबेडकर तीनों गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट करने वाले व्यक्ति थे। तो 3 गोलमेज सम्मेलन पढ़ेंगे 1930, 1931 और 1932 में। यहाँ पर क्या होता है? तो 3 बार अध्यक्ष बनते दादा भाई नौरोजी। 3rd टाइम कब बने? 1906 में। और ये 1906 किस लिए फेमस रहा? स्वराज का किसने किया था बहन जी?
दादा भाई नौरोजी। इसमें क्या हुआ, कांग्रेस पार्टी के मंच से पहला व्यक्ति जिसने स्वराज की मांग करी, स्वराज की मांग करी, तो स्वराज की मांग करने वाला कौन था, दादा भाई नौरोजी। अगर पूछा जाए कि कांग्रेस पार्टी के मंच से पहली बार किस व्यक्ति के द्वारा और कहां पर स्वराज की मांग की गई, तो वो थे दादा भाई नौरोजी 1906 कलकत्ता में। लेकिन एक क्वेश्चन बनता है, अगर कोई कहे कि स्वराज शब्द का जनक कौन है, तो स्वराज शब्द के जनक होंगे स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती। लेकिन स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा, ये डायलॉग किसने बोला, बाल गंगाधर तिलक ने। तो स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है जिसे मैं लेकर रहूंगा, कॉल्ड बाय तिलक। स्वराज शब्द का जनक कौन होगा, स्वामी दयानंद सरस्वती। और कांग्रेस पार्टी के मन से स्वराज की मांग करने वाला कौन होगा, इससे पहले कभी भी 1885 से लेकर 1906 तक किसी भी व्यक्ति के द्वारा कांग्रेस पार्टी के मन से कभी भी किसी ने स्वराज की मांग नहीं करी। स्वराज का मतलब क्या है, पूरी तरह से शासन किसका होगा, हमारा होगा, राज हमारा होगा, ठीक है। अब दादा भाई नौरोजी के विषय में एक दो बात तो सुनिए। मैंने अभी कहा तीसरी बार अध्यक्ष बनने वाले पहले व्यक्ति, तो इसका मतलब क्या है, वो पहले 2 बार बन चुके हैं। तो क्वेश्चन क्या है, दादा भाई नौरोजी पहली बार कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष कब बने, तो पहली बार बने थे 1886 में, दूसरी बार बने 1893 में, और तीसरी बार कब बने, 1906 में। पहली बार कहाँ पर बने थे, तो बने थे कलकत्ता में। सेकंड टाइम कहाँ बने, तो बने लाहौर में। और थर्ड टाइम कहाँ बने, तो फिर कहाँ पर बने, कलकत्ता में। तो कांग्रेस पार्टी का पहला व्यक्ति जो 3 बार अध्यक्ष बनाया गया, मिस्टर दादा भाई नौरोजी। फर्स्ट टाइम 1886 इन कलकत्ता, सेकंड टाइम 1893 इन लाहौर, लास्ट टाइम 1906 इन कलकत्ता। और तीसरे अधिवेशन की विशेष बात क्या थी, यहीं पर उन्होंने स्वराज की मांग की। दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का वयोवृद्ध पुरुष। अगर दादा भाई नौरोजी के विषय में बात करें तो इनका उपनाम है द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, या हिंदी में कहते हैं भारत का वयोवृद्ध पुरुष, यानी कि भारत का सबसे बुजुर्ग पुरुष कहा गया किसको, तो दादा भाई नौरोजी। दूसरी बात, दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखी गई फेमस बुक, नाम याद है, द पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया। द पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया। देखिए, द पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया, ये पूछा जाता है ये किस सिद्धांत पर आधारित है, तो ये किस सिद्धांत पर आधारित है, तो उस सिद्धांत का नाम है, उसे कहते हैं ड्रेन ऑफ वेल्थ। ड्रेन ऑफ वेल्थ, या हिंदी में इसको कहते हैं धन के निष्कासन का सिद्धांत। अभी हाल फिलहाल में किसी क्वेश्चन पेपर में करंट में क्वेश्चन आया था कि जो आपके नरेंद्र मोदी जी ने विमुद्रीकरण किया था, जो आपका 500 का 1000 का नोट बंद किया था, वो विमुद्रीकरण जो था पहली बार किस व्यक्ति की फेमस बुक में इसको दर्शाया गया था, मिस्टर B.R. अम्बेडकर के द्वारा एक फेमस बुक लिखी गई है, उसका नाम था द रुपे प्रॉब्लम, पैसे की समस्या। उस पैसे की समस्या में ये पूछा कहा गया कि अगर किसी भी देश से भ्रष्टाचार को आप समाप्त करना चाहते हैं, तो भ्रष्टाचार को समाप्त करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, हर 3 या 4 साल के बाद अपनी वर्तमान की मुद्रा को चेंज कर दीजिए, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा अपने आप। और कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी जी ने उसी चीज़ को फॉलो करते हुए 2016 में उन्होंने क्या कहा, विमुद्रीकरण किया। अब यहाँ पर क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा गया है
कि ड्रेन ऑफ वेल्थ या धन के निष्कासन के सिद्धांत को पहली बार किस पुस्तक में इंडिकेट किया गया? तो उस पुस्तक का नाम था द पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया। जानते हैं धन के निष्कासन का सिद्धांत क्या है? कौन बताएगा? जी हाँ जी, धन के निष्कासन का सिद्धांत। जी वो तो विमुद्रीकरण हुआ। धन के निष्कासन देखो, जैसे वर्डिंग से पता लग रहा है धन का निकल कर जाना, निष्कासन मतलब निकलना। धन का निष्कासन से मतलब क्या है? भारत का धन निकलकर जो विदेशी धरतियों पर जा रहा था उस पर चिंता व्यक्त करते हुए सबसे पहली बार दादा भाई नौरोजी ने ये रूल एक्टिवेट किया। देखिए हमारे यहाँ पर नॉर्मली मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि भारत पर पहली बार अटैक करने वाले मुसलमान कौन थे? मोहम्मद बिन कासिम 712 एडी में भारत पर अटैक करने वाला पहला मुसलमान। भारत पर अटैक करने वाला दूसरा मुसलमान सन 1000 में मोहम्मद गजनवी। भारत पर अटैक करने वाला तीसरा मुसलमान मोहम्मद गोरी। इन तीनों ने भारत पर अटैक किया। मुसलमान बहुत बड़े मुसलमान तबके ने भारत पर शासन भी किया। जैसे आप गुलाम वंश पढ़ेंगे, खिलजी वंश, तुगलक वंश, मुगल वंश, ये सब मुसलमान शासक थे। इन्होंने भारत पर शासन किया, लेकिन इनकी एक विशेष बात थी, ये भारत में लूटपाट करते रहे, लेकिन भारत के पैसे को कभी भी इन्होंने अरब में ले जाने का प्रयास नहीं किया। मतलब अपने देशों में नहीं लिया, भारत का पैसा भारत में ही इन्वेस्ट किया। आपने देखा मुसलमान मुगलों के द्वारा बहुत सारे स्थापत्य कला का निर्माण किया गया। स्थापत्य कला मतलब बहुत बड़ी बिल्डिंगें बनाई गई, जैसे ताजमहल हुआ, जैसे आपका कुतुब मीनार हुआ, आपके लाल महल हुआ, ये सब किसने बनाए? मुसलमानों ने बनाए। तो मुसलमानों ने कहाँ बनाए? भारत में तो बनाए, यानी कि भारत का पैसा भारत में ही इन्वेस्ट किया। लेकिन पहली बार अंग्रेज ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने हमारा भारत का पैसा लूटकर ब्रिटेन यानी कि यूरोप महाद्वीप में ले जाना स्टार्ट किया। जी भैया, महमूद गजनवी ने सोमनाथ के मंदिर पर 1025 में अटैक किया था। लूटने के बाद सारा का सारा पैसा वो यहीं पर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया अपने गुलामों को। उसने लूट के नहीं ले गया, उसने अटैक किया है सोमनाथ के मंदिर पर, उसने अटैक किया मुल्तान के जाटों पर, उसने अटैक किया भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों पर। जीता। मुसलमानों का एक ही उद्देश्य था, सिर्फ एक ही उद्देश्य था, अपने धर्म का प्रचार करना, इस्लाम धर्म का प्रचार करना। अंग्रेजों का उद्देश्य क्या था? यहाँ से पैसे को लूटकर अंग्रेजों से पहले हमारे भारत को द गोल्डन चिड़िया, द गोल्डन बर्ड कहा जाता था, लेकिन अंग्रेजों ने उस चीज को बिल्कुल कन्वर्ट कर दिया। किसमें? उन्होंने गोल्डन के स्थान पर लगा दिया स्लीपिंग बर्ड, यानी कि सोने वाली चिड़िया। हमारा भारत मुसलमानों के समय पर क्या था? तो गोल्डन बर्ड था, लेकिन अंग्रेजों के समय पर उन्होंने इसको कन्वर्ट कर दिया स्लीपिंग, यानी कि भारत की तरह सोते हैं, आप जैसे लूटो और अपने देशों में ले जाओ। इन्होंने भारत की संपत्ति को, भारत के पैसे को भारत से निकालकर यूरोप महाद्वीप में ले जाना स्टार्ट किया। तो इस पर चिंता व्यक्त करते हुए सबसे पहली बार मिस्टर दादा भाई नौरोजी ने सिद्धांत दिया था, उसका नाम क्या था? ड्रेन ऑफ वेल्थ। तो धन के निष्कासन का सिद्धांत का मतलब क्या है? यानी कि जो भारत का पैसा निकलकर पाश्चात्य यानी कि वेस्टर्न कंट्रीज में जा रहा था, यूरोप महाद्वीप में जा रहा था, उस पर चिंता व्यक्त करते हुए उन्होंने बुक निकाली, कौन सी? तो ड्रेन ऑफ वेल्थ। तीसरी बात, देखिए हमने कितने बार पढ़ा था भाई नौरोजी? 3 बार उद्देश्य बनी, पहली बार ठीक है ना, स्वराज सबकी मांग करी सबसे पहले, दूसरी बार, तीसरी बार क्या करी? द ग्रेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नाम से फेमस, चौथा क्या लिखा? उनका फेमस बुक, पांचवा लिखा उनका फेमस सिद्धांत। ये हो गया। एक छठवां क्वेश्चन ध्यान दीजिए भाई, अंग्रेज हमारे यहाँ पर सन 1600 में आए। सन 1600 में क्यों आए थे? व्यापार करने के लिए। लेकिन 1757 में युद्ध लड़ा गया, प्लासी के युद्ध के बाद उन्होंने यहाँ पर व्यापार करने के साथ साथ में शासन करना भी स्टार्ट कर दिया। और वो शासन 1757 से लेकर कब तक चला है? 1947 तक। देश किसका? हमारा। शासन कौन कर रहे? तो यानी कि जब हमारा देश है तो शुरू में तो हमें गुलामी की आदत नहीं थी, तो हमें अच्छा सा लगा, लेकिन जब गुलामी की जंजीरें जकड़ने लगी, टाइट होने लगी, तो भारतीय अपने आप को छटपटा सा महसूस किया और उन्होंने उससे आज़ाद होने की प्रयास किया। जब आज़ाद होने की प्रयास करेगा तो सीधी सी बात है, कुछ ना कुछ तो विभेद उत्पन्न होगा ही, कुछ ना कुछ तो विद्रोह होगा ही।
और यही विद्रोह में क्या हुए, तो हमारे भारतीय लोगों ने स्वयं को आजाद करने की मांग करनी स्टार्ट की। लेकिन मांग करने की जब उन्होंने बात नहीं मानी तो सीधी सी बात है, उन्होंने किस चीज़ को पहली बार मांग करना का स्टार्ट किया। उन्होंने कहा कि जब तुम हमारे देश में हमारे सब्जेक्टों पर कानून बना रहे हो तो कुछ सब्जेक्टों पर हमें भी कानून बनाने का अधिकार दिया जाए। इसे कहते हैं उपनिवेश, डोमिनियन स्टेट, अधिराज्य। अधिराज्य का मतलब क्या होता है, क्षेत्र हमारा, मैंने आपको बताया था, मैंने आपसे बताया था अधिराज्य का मतलब क्या है, अपने सब्जेक्ट पर कानून मैं बनाऊंगा लेकिन कानून किसके नाम से बनेगा, विकास जी के नाम से। ये होता है अधिराज्य। और पूर्ण का मतलब क्या होता है, कानून भी मैं बनाऊंगा और नाम भी किसका होगा, मेरा। तो ये चीजें तो बाद में आए। इससे पहले जब भारत में भारतीयों ने अपने लिए अपने सब्जेक्टों पर कानून बनाने की मांग करी तो ऐसी स्थिति में अंग्रेजों ने इनके सामने एक छोटा सा प्रपोजल डाला। वो प्रपोजल क्या था, जब हमारे भारत में, आपके भारत में हम लोग शासन कर रहे हैं तो हम आपको अधिकार देते हैं, आप हमारी ब्रिटेन की पार्लियामेंट में अपने आप को चुनकर पहुंचाइए और वहां पर सदस्य बनकर बैठिए। कहने का मतलब है भारतीयों को ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुने जाने का अधिकार प्राप्त हो। डिटेल में बाद में देखेंगे, फिलहाल ये ध्यान दीजिए। मिल गया। जब ब्रिटेन में भारतीय लोगों को चुने जाने का अधिकार मिला तो कोई ना कोई तो चुना गया होगा, कोई ना कोई तो चुना गया। वो चुना जाने वाला सबसे पहला व्यक्ति कौन था, तो दादा भाई नौरोजी पहला भारतीय व्यक्ति जिसे ब्रिटेन की संसद में चुना गया 1892। तो 1892 में ब्रिटेन की पार्लियामेंट में चुना जाने वाला पहला भारतीय व्यक्ति कौन था, तो दादा भाई नौरोजी। तो दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुना जाने वाला पहला व्यक्ति इन 1892। और कोई सी ना कोई सी पार्टी से तो गया होगा, तो उस पार्टी का नाम क्या था, लिबरल पार्टी। लिबरल पार्टी, क्या इसी को हिंदी में कहते हैं उदारवादी दल। उदारवादी दल, उदारवादी दल है। अब ध्यान दीजिए, जब पहली बार गया तो कोई सी पार्टी से गया, जब कोई सी पार्टी से गया तो कहीं ना कहीं से तो चुनाव लड़ा होगा उसने। तो वो क्षेत्र कहां से था जहां से चुनाव लड़ा था, तो उसका नाम था फिन्सबरी। फिन्सबरी। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुना जाने वाला पहला व्यक्ति कब चुना गया, किस पार्टी से चुना गया, किस क्षेत्र से चुना गया। अब सबसे भी इम्पोर्टेंट देखिए, हमारे यहाँ पर पार्लियामेंट के कितने सदन हैं, 2। कौन कौन से, लोकसभा और राज्यसभा। हमारे यहाँ पर हमारी जो संसद है उसके 2 सदन है, एक का नाम है लोकसभा, एक का नाम है। और हमारी संसद की एक विशेष बात है, ये कहाँ से उठाई गई है, ब्रिटेन। अगर पूछा जाए कि भारतीय पार्लियामेंट कहाँ से उठाई गई, तो संसद कहाँ से उठाई गई है, तो ब्रिटेन से उठाई गई। यानी कि ब्रिटेन में भी संसद है, जब तो हमने उठाई उससे। तो विशेष क्या है, ब्रिटेन की संसद में भी 2 ही सदन हैं। एक का नाम है हाउस ऑफ पीपल, और एक का नाम है हाउस ऑफ लॉर्ड्स। एक का नाम है हाउस ऑफ लॉर्ड्स। अब जब वहां पर पहुंचे हैं फिन्सबरी सीट से, तो किसी ना किसी सदन का तो सदस्य बनकर गए होंगे। तो किस सदन का सदस्य बन गए थे, तो हाउस ऑफ पीपल। क्लियर हो गया। दोबारा आइए, ब्रिटेन की पार्लियामेंट में चुना जाने वाला पहला व्यक्ति कब चुना गया, कौन सी पार्टी से चुना गया, किस क्षेत्र से चुना गया, किस सदन का सदस्य बनकर गया। क्वेश्चन यहाँ कैसे होगा, आपने वे क्वेश्चन पढ़े हैं जो बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं और ये बिल्कुल नॉर्मल कॉम्पिटिशन है। अब आपका 1906 का मुस्लिम लीग की स्थापना आपके पॉइंट ऑफ व्यू से खत्म। अगर आप थोड़ा सा डीपली जाएंगे तो इसमें कम से कम और 50-60 बातें और जोड़ दी जाएंगी, लेकिन उसके लिए आपके बहुत ज़्यादा हो जाएगा, आप इतना पढ़ेंगे। अब थोड़ा रिवीजन करेंगे। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई है, वायसराय कौन था, पहली बार इस चीज की मांग करने वाला कब थी, कहाँ जाकर मिला, उसे क्या कहा गया, समर्थन किसने करा, मांग की सिद्धि करी किसने पहले, लेकिन प्रपोजल क्या रखा, अलग पार्टी का गठन करो। अलग पार्टी के रूप में क्या बनी,
कब बनी, कहाँ बनी, किसने बनाई। जिस तरह से कांग्रेस पार्टी का अधिवेशन होता था, ऐसे ही मुस्लिम लीग का अधिवेशन, पहला अधिवेशन कहाँ पर हुआ, कब हुआ, अध्यक्ष कौन थे, ठीक है भैया। उसके बाद उसी साल होने वाला वार्षिक कांग्रेस अधिवेशन कहाँ पर हुआ, किसका कौन करी, 3 बार कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बनने वाले पहले व्यक्ति कौन, पहली बार कब बने, दूसरी बार, तीसरी बार, इस अधिवेशन की विशेष बात क्या, स्वराज शब्द का जनक, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, कॉल्ड बाय, किस नाम से जाने जाते हैं, उनकी फेमस बुक इस सिद्धांत पर आधारित, भारत के पैसे तक निकलते हुए पैसे पर चिंता व्यक्त करने वाला पहला व्यक्ति, ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुना जाने वाला पहला व्यक्ति, और चुना गया, कहाँ से चुना गया, किस पार्टी से, और जी किस सदन का सदस्य बना। टॉपिक खत्म। कुछ पूछना हो तो पूछिए।